एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड में आपका प्री बोर्ड का विषय हिंदी का जो पेपर है वो आपका 17 जनवरी के दिन है। देखिए, उसके लिए मैं आपको एक पेपर यहाँ पर सोल्व कराऊंगी जिससे आप अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। यदि आप 75 के 75 नंबर कवर करना चाहते हैं तो देखिए, मैं इसके लिए आपको 2 प्रश्न पत्र दूंगी। तो ये आपका देखिए सेट बा है और ये आपका सेट आ है, जो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पहले बता चुकी हूँ। यदि नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से हो तो आप सभी ये 2 प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लीजिए। आप फ़ॉन्ट पर बिल्कुल मत जाइए। फ़ॉन्ट आपका कैसा भी आए, कोई से भी ज़िले में कैसा भी रहे, लेकिन प्रश्न आपके वही रहेंगे। ठीक है, प्रश्न आपके नहीं बदलाएंगे। फ़ॉन्ट आपका बदला सकता है लेकिन प्रश्न आपके नहीं बदलाएंगे। प्रश्न आपके वही के वही आएंगे। आप ये दोनों प्रश्न पत्र यदि कंप्लीट कर लेंगे हिंदी के पेपर के लिए तो आप 75 के 75 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी बात के ऊपर वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्वक अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपको प्रश्न के आंसर आते हैं तो साथ में आपको प्रश्न के आंसर देते चलना है। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया। ठीक है, तो क्या है प्रश्न, फिर से आप पढ़ लीजिए यदि समझ में नहीं आया होगा तो। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया, यानी कि विभाजित का मतलब है बांटा है। हिंदी साहित्य को कितने भागों में इन्होंने बांटा है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। पहला है आपका 3 कालों में, दूसरा है 4 कालों में, 6 नंबर वाला है आपका 7 कालों में और 10 नंबर वाला है 8 कालों में। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा है। ठीक है, कितने कालों में बांटा है? 4 कालों में। तो इसका आपका एकदम राइट आंसर रहेगा। दूसरा है पर परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो पर परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे, बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा लक्ष्मण ने। तीसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम परिभाषा है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा ये किसकी है, किसने दी है ये परिभाषा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो रहेगा, ये परिभाषा जो दी है वो है पंडित जगन्नाथ की। ठीक है, इन्होंने ये काव्य की परिभाषा दी है। और चौथा है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है, आपने यदि ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर है आपका संस्कृत मानव। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, संस्कृत मानव। 5वां क्रिया विश्लेषण में विशेषता बताई जाती है। किसकी? क्रिया की विशेषता बताई जाती है क्रिया विशेषण में। देखिए नाम में ही इसका आंसर छुपा है। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, किसकी बताई जाएगी? क्रिया की बताई जाएगी। और छठा है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरोदे के किवाड़ बनाते थे। तो इसका आंसर आपका रहेगा लकड़ी से। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है आपका कि कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो इसका आंसर आपका रहेगा देखिए उत्साह। ठीक है, दूसरा है कि जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो वो आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, इसका ये राइट रहेगा। चलिए इसके बाद में तीसरा कि जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें डेडेडेश छंद कहते हैं। तो मात्रों की यहाँ पे बात की गई है तो वो आपका मात्रिक छंद कहलाएगा। यदि यहाँ पर वर्णों की बात की जाती है तो वो आपको वर्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाएगी वो आपका मात्रिक छंद कहलाएगा, और जिन छंदों में वर्णों की या अक्षरों की गणना की जाती है वो आपको वर्णिक छंद कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए
शहनाई बजाने के लिए डेडेडेस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है शहनाई बजाने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा रीड का। ठीक है, किसका? रीड का। पांचवा, यशोगान डेडेडेस संधि का उदाहरण है। तो ये कौन सी संधि है आपकी? इसमें कौन सी संधि रहती है? तो इसमें आपकी आएगी विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए छठा है, कवि लोग स्टॉक में डेडेडेस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इसका आंसर आपका रहेगा गाइड। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर? गाइड रहेगा। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, तीसरा है, मनु भंडारी ने अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। जो मनु भंडारी जी थी वो अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो ये सत्य बात है। और चौथा है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो ये आपका सत्य है। पांचवा, राम बजा जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य। तो असत्य है। हिरोशिमा भारत में है। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारी जोड़ी है। तो देखिए, पहले की आपकी जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी नागार्जुन। दूसरे की जोड़ी है समात्रिक्षण। तीसरे की आपकी जोड़ी है लखनऊ। चौथे की जोड़ी जो समास के प्रकार है वो 6 है। और पांचवे की जोड़ी अग्रणी। और छठे की जोड़ी जो उपजी सो भई हमारी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है आपका कि कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? किससे संबोधित है ये? तो बादल से है। दूसरा है, रस किसे कहते हैं? काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। ठीक है, तो काव्य की जो आत्मा है उसको हम रस कहते हैं। तीसरा, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो इसका आंसर है सभ्यता और संस्कृति। चौथा है, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो इसका आंसर है ओज गुण। पांचवा, रश्मि तारों भरी रात लेखिका मधु कंकरिया के मन में क्या जगा रही थी? मनमोहक को। और छठा है, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो रेलगाड़ी में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। और अच्छे से आपको कंप्लीट कर इनको जाना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये चलिए। छठा है, रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषता आपको देनी है। सातवां है, तुलसीदास या आपका जयशंकर प्रसाद जी ही इनकी काव्यगत विशेषता। यह आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देनी है। 2 रचनाएं बतानी है, भाव पक्ष हो गया और कला पक्ष हो गया। ठीक है, आठवां है आपका, पर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? आपको बताना है। इसके बाद में 9वां प्रश्न, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? लिखिए। और 10वां है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको 2 देने हैं। 2 नंबर के प्रश्न आपके ये चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये है 2 नंबर के प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट। फिर आपका 14वां प्रश्न, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? फिर ये आपका 15वां प्रश्न, सुशीर वादों से क्या अभिप्राय है? शहनाइयों को सुशीर वादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? 16वां है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देने हैं। जैसे पहले यहाँ पर दिया है, पूरब की ओर बहने वाली हवा को हम क्या कहेंगे एक शब्द में? और दूसरा है, जिसे बांटा ना जा सके। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका 17वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में काव्यांश है जिसका आपको संदर्भ प्रसंग और उसकी व्याख्या करनी है। यदि ये नहीं आती है तो आप इसके नीचे की कर सकते हैं। इसके बाद में 19वें प्रश्न में गद्यांश से इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। यदि आपको ये नहीं आती तो आप ये कर सकते, ये नहीं आती तो ये आप कर सकते। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
उसके बाद में है 20वां प्रश्न, हाथ घड़ी एक आकर्षक आपको विज्ञापन तैयार करना है, हाथ घड़ी का, ठीक है, हाथ की घड़ी का एक आपको विज्ञापन तैयार करना है। और 21वां प्रश्न है, अपठित गद्यांश है जिसको पढ़ना है और इसके नीचे ही आपको इसके प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन प्रश्न के आंसर आपको इसी में से ढूंढकर करने हैं, ठीक है। यदि आपको ये अपठित गद्यांश नहीं आता है तो इसके नीचे आपको एक और दिया गया है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको लगे आप दोनों में से एक कोई सा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों करना चाहते दोनों कर सकते टाइम हो तो, और यदि एक आता एक नहीं आता तो आप एक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आवेदन पत्र आपको कंप्लीट करना है। और ये आपका 23वां प्रश्न है, जिसमें रूपरेखा सहित आपको एक निबंध कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप विज्ञान के बढ़ते चरण पर एक निबंध कंप्लीट कर सकते हो और एक आप पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर निबंध कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।